तो फ्रेंड्स, अब हम लोग को बात करना है डिटर्मिनेंट के सेकंड पार्ट के ऊपर। पार्ट 1 में हमने डिटर्मिनेंट के बेसिक पार्ट के ऊपर डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कैसे किया जा सकता है। तो ये जो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जिससे रिलेट होकर हमारे पास हर टाइम क्वेश्चंस को दिया जाता है। तो वो दोनों पार्ट क्या है, बारी बारी से डिस्कस करेंगे दोनों के ऊपर। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों पार्ट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक बोला गया क्रैमर्स रूल, ठीक है, एक हमारे पास बोला गया क्रैमर्स रूल और दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये दो टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कस करना है। पहला टॉपिक हमारे पास क्रैमर्स रूल और दूसरा टॉपिक हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस पार्ट में हम लोग वही डिस्कस करेंगे इन्हीं दोनों के ऊपर, और इसी पार्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से करके ये दोनों पार्ट काम करता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रैमर्स रूल से। ठीक है, क्रैमर्स रूल देखिए, क्रैमर्स रूल जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट का, ये जो पार्ट है इसमें हमारे पास इक्वेशन के टर्म में क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस इक्वेशन से x और y के वैल्यू को निकालना है यूजिंग दिस मेथड। मींस डिटर्मिनेंट को यूज करके हमें एक इक्वेशन से x y z के वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो ये 2 into 2 ऑर्डर और 3 into 3 ऑर्डर, मतलब 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 2 वेरिएबल्स के लिए। इट मींस 2 into 2 ऑर्डर के लिए। ठीक है, देखिए 2 into 2 ऑर्डर के लिए जो बात करेंगे इसमें हम लोग वो कैसे करके हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, और यहां दिया रहेगा a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक, ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए रहेंगे। यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम लोग कैसे करके इसको लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट डेल्टा इक्वल्स टू, या बहुत जगह पे d इक्वल्स टू लिखा रहता है। ठीक है, आप लोग डेल्टा इक्वल्स टू लिख सकते हैं, d इक्वल्स टू लिख सकते हैं। हम लोग d इक्वल्स टू पढ़ेंगे, d एज एन डिटर्मिनेंट, यानी कि d इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x y। कोएफिशिएंट ऑफ x y बोलने का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल के सामने मल्टीप्लाइड नंबर इज नोन एज कोएफिशिएंट। किसी भी वेरिएबल के सामने जो मल्टीप्लाइड नंबर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 3x, तो यानी कि 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे वही काम करना है, d के लिए लिखना है जितने भी कोएफिशिएंट हैं, यानी कि a1 b1 a2 b2, ये हो गया पहला। ठीक है, और इसे क्या करना है, एक्सपैंड कर लेना है। क्या करेंगे, इसे एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है, एक्सपैंड करने का मतलब क्या हुआ कि डायगोनली मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ठीक है, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में, यानी कि आ जाएगा हमारे पास a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद से हमें निकालना पड़ेगा इसी में d ऑफ x। d ऑफ x बोलने का मतलब क्या होता है, समझिएगा आप लोग। जो हमारा x वाला कॉलम है, देखिए ये जो एलिमेंट हम लोग यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे हैं ये x का पूरा एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे हैं वो पूरा y का एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, देखिए a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो यानी कि हम लोग d ऑफ x में जो करते हैं वो x वाले कॉलम को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इस कांस्टेंट से। क्या बोले, x वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस कांस्टेंट से, यानी कि यहां लिखेंगे c1 c2 और b1 b2 एज इट इज रहेगा, और इसे भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे। तो यानी कि हो जाएगा c1 b2 माइनस c2 b1, ये हो गया दूसरा। और फिर उसी तरह से हम लोग निकालेंगे d ऑफ y।
मतलब कि सेम क्वेश्चन में, मतलब इसी मेन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, y वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस कांस्टेंट से और x वाले को एज इट इज, यानी a1 a2, यहां हो जाएगा c1 c2। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखा देंगे, अल्फाबेटिकली आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करना बता रहे हैं। यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1, ये हो गया। जैसे ही हमारे पास तीनों वैल्यू निकल जाए, मतलब कि d dx और dy, जैसे ही ये तीनों वैल्यू निकले तो हमें ये फॉर्मूला को फॉलो करना है, x इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई d और y इज इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाई d। ठीक है, ये फॉलो करके x और y का वैल्यू हमें आराम से निकालना है। हमेशा यही करना है, हर फॉर्म में, हर क्वेश्चन में हमें इसी तरह के प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, यानी किसी फॉर्म को अप्लाई करना है। यानी कि ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग निकाल लिए इसको। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के ऊपर कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम तीन प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिख के रख चुके हैं। तीन प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टी के ऊपर कि प्रॉपर्टी क्या है और कैसे करके प्रॉपर्टी वर्क करता है डिटर्मिनेंट में। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोला कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम जीरो। बोलने का मतलब क्या है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली जीरो हो, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली जीरो हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अल्टीमेटली जीरो लिख देंगे हम लोग डायरेक्टली। ठीक है, एक्सपैंड करने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमारे पास 0 0 0 a b c x y z है एक डिटर्मिनेंट में, ठीक है, या मान लीजिए ऐसे है a b c 0 0 0 x y z, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली अपने लोग क्या लिख देंगे, जीरो। क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, रो 2 जीरो है और यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 जीरो है। तो मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो और एक कॉलम कंप्लीटली जीरो होगा। ये देखिए, ये नहीं कि दो यहाँ पे है तो एक यहाँ पे हो, नहीं, कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम कंप्लीटली जीरो होना चाहिए। कंप्लीट बोलने का मतलब पूरा का पूरा रो वाइज और पूरा का पूरा कॉलम वाइज। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, 2 into 2 ऑर्डर में भी देख सकते हैं, बट 2 into 2 ऑर्डर में भी हमारे पास वही होगा। मेनली हमें 3 into 3 ऑर्डर पे ही ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए 0 0 a b, या ऐसे भी लिख सकते हो 0 0 a b, रो और कॉलम वाइज, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। ये हो गया पहला पार्ट हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 2 में जो बताया गया कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, if any row or column of a determinant be interchanged, the value of the determinant remains same। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को, ठीक है, रो से कॉलम वाइज हम लोग इंटरचेंज कर दें, क्या बोले, किसी भी डिटर्मिनेंट को रो से कॉलम वाइज इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब एक्सपैंड करने के बाद जो आंसर आएगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास a1 b1 c1 x1 y1 z1 और a b और c ले लिए, अगर ये दिया हुआ है, ठीक है ना, तो अगर हम इसे रो से कॉलम वाइज चेंज कर दें, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ, इसे हम ऐसे करके लिखें, मतलब कि a1 b1 c1 x1 y1 z1 a b और c, अगर ये दिया हुआ है तो इसमें वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। दोनों को एक्सपैंड करिएगा, इसको भी एक्सपैंड करिएगा और इसको भी एक्सपैंड करिएगा, तो दोनों को वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, मतलब कि सेम वैल्यू आएगा। ठीक है ना, सेम वैल्यू आएगा दोनों से। तो ये था हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी। आप लोग एक्सपैंड करके देख लीजिएगा इस दोनों को, कोई भी न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके देख लीजिएगा आप लोग, इसे एक्सपैंड करके देख लीजिएगा। चलिए 2 5 7 1 4 3 2 1 5, ठीक है, इसे आप लोग एक्सपैंड करके पहले ऐसे ही एक्सपैंड कर लीजिएगा और फिर इंटरचेंज करने के बाद एक्सपैंड करिएगा और देखिएगा दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। ठीक है, बस साइन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ये हो गया दूसरा नंबर प्रॉपर्टी।
तीसरा नंबर जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्या दिया हुआ देखिए, इफ टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, क्या दिया, इफ टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, ठीक है, इफ टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल बोलने का मतलब होता है सेम, सिमिलर, ठीक है, ठीक, आइडेंटिकल बोलने का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो और दो कॉलम, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज सेम होता है, सिमिलर होता है, तब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, या ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है। जैसे ही दो रो और दो कॉलम हमारे पास सिमिलर हुआ, डिटरमिनेंट का वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 0 देख लेंगे, और यहाँ पे स्टेटमेंट जरूर मेंशन कर देंगे। देखिए इस वाले में हमारे पास क्या हो रहा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल हो रहा है, तो फर्स्ट वाले के लिए लिखें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, ये स्टेटमेंट दिखाएंगे। और सेकंड वाले के लिए, मतलब इस वाले के लिए रो 1 और रो 3, तो लिखेंगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग को लिखना पड़ता है यहाँ पे इसके लिए। तो ये था हमारे पास 3 प्रॉपर्टी जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए, नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर आगे की प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ते हैं। टोटल 6 प्रॉपर्टी है, 3 ये बता दिए, 3 और है इसी का ही रिलेटेड। तो हम लोग बाकी के भी 3 प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। तो देखिए बाकी का 2 प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करें, तो 2 प्रॉपर्टी में क्या बोला गया कि इफ 2 एडजेसेंट रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट बी इंटरचेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम बट इट्स साइन चेंज। बोला क्या गया कि अगर एक डिटरमिनेंट को, ठीक है, यहाँ जो वर्डिंग में बोला गया उसी को समझा देते हैं आपको। एक डिटरमिनेंट को, या एक डिटरमिनेंट के किसी एक रो को किसी दूसरे रो के साथ, या किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करें, तो जो हमारा एक्चुअल डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू तो सेम रहेगा, पर वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मींस नेगेटिवली आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है। अगर हम कॉलम 1 को इंटरचेंज करें, ये इंटरचेंज का साइन है, कॉलम 2 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू तो सेम आएगा पर वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस एक्स वाई जेड आ जाएगा कॉलम 1 में, और ए बी सी चला जाएगा कॉलम 2 में, और पी क्यू आर आ जाएगा अपने प्लेस पे। मान लीजिए ये प्रोसेस को फिर से अप्लाई किए, कॉलम 2 इंटरचेंजेस कॉलम 3, ठीक है, आप लोग रो वाइज भी कर सकते हैं। तो एक माइनस तो है ही, साथ में एक और माइनस आ जाएगा, ठीक है, साथ में एक और माइनस आ जाएगा, मतलब जितना बार आप इंटरचेंज करोगे उतना बार एक माइनस आएगा। मान लीजिए एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी और सी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये आप लोग देख रहे हैं कि हम इसको लेके कॉलम वाइज, ठीक है, आप इसे रो वाइज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रो वाइज भी यही प्रॉपर्टी होगा। मतलब कि एक इन शॉर्ट बोले तो इन शॉर्ट में हम लोग को यही समझ कर रखना है कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम को किसी दूसरे रो और दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जाए तो जो भी हमारा एक्चुअल डिटरमिनेंट है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अगर एक बार और होता तो फिर माइनस आता, फिर एक बार और होता तो फिर माइनस आता, मतलब जितना बार आपको इंटरचेंज करेंगे उतना बार एक माइनस साइन आना ही आना है, ये श्योर है, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये हमारे पास हुआ प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। बोला कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, देखिए हम पहले से लिख के इसलिए रख देते हैं क्योंकि इससे टाइम बचे, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आप लोग को फिर अगर हम लिखेंगे तो उसमें भी टाइम कंज्यूम होगा, तो फिर आप लोग उतारेंगे, फिर उसमें भी टाइम कंज्यूम होगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले लिख के फिर वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। If all the elements of any row or column of a determinant be multiplied, ठीक है, be multiplied by a constant k, ठीक है, एक constant k से मल्टीप्लाई है, then the value of original determinant
ठीक है, इज देन ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई द सेम कांस्टेंट के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक 2 into 2 का ही लेते हैं डिटरमिनेंट, अगर मान लीजिए कि इसको हम k से मल्टीप्लाई करें, a b c और d, तो देखिए कितने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो हमारे पास बताया गया है उसमें यही बताया गया है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट को, ठीक है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट को हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो एक बार में किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई करेगा। क्या बोले? एक बार में किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई करेगा, सबको मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हमको लिखना है तो हम इसको आइदर ऐसे लिख सकते हैं के ए के बी, सॉरी के ए के सी, बी और डी ऐसे ही रह जाएगा, मतलब ये बी और डी को नहीं मल्टीप्लाई करेगा। या अगर हमको इसको लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के ए के बी। ठीक है, तो हमारे पास सी और डी ऐसे ही रह जाएगा। या इसको हमको लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी के सी के डी। या इसको हमें लिखना है तो ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी के बी के डी। तो मतलब कि इतने तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि ऐसा हम करेंगे क्यों। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कम पर कॉमन लेने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। कॉमन लेने के लिए ज्यादा कैसे यूज किया जाता है, आप लोग पहले से पॉज करके नोट डाउन करिए, तो फिर एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इसको पॉज करके। तो कॉमन लेने के लिए कैसे यूज किया जाता है ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसका हम लोग कैसे करके कॉमन लेने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिखें 2 4 6 3 12 18 5 10 25। ठीक, ये हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान से, जो हमारे पास रो 1 है इसे हम बोलते हैं रो 1, ये क्या रहता है हमारे पास रो 2। ठीक है, और ये हमारे पास क्या रहता है रो 3। दिस इज नोन एज कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जो हमारा रो 1 है वो पूरा 2 से मल्टीपल है, यानी कि यहां से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1। देखिए R1 से कॉमन आ रहा हमारे पास 2 देखिए इक्वली तीनों में है तो हम 2 कॉमन निकाल लिए, बचा हमारे पास 1 4 1 2 और 3। ठीक है, बाकी ऐसे ही रहेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर आप लोग बोलिए सर यहाँ तो सेकंड वाले से भी और थर्ड वाले से भी कॉमन आ रहा है। सही बात है, सेकंड वाले से 3, थर्ड वाले से 5 कॉमन आ रहा है, लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग कॉमन फ्रॉम R2 and R3। ठीक है ना, दोनों को एक ही साथ ले लेते हैं, जो भी हमारे पास कॉमन लेते हैं उसे मल्टीपल में करते हैं। इट मींस 3 लिए R2 से और 5 लिए R3 से, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रखेंगे, ऊपर वाला सेम रहेगा। 3 कॉमन लिए तो 1 4 6 और फिर उसके बाद से इसमें से हम लोग 5 लिए हैं तो हमारे पास 1 2 5। ठीक है, अब देखिए फिर से हमारे पास कॉलम 2 में से कॉमन आ रहा है 2, फिर लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। ठीक है, देखिए पहले तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 2 3 5 यानी 6 5 तो 30 इनटू, फिर 2 कॉमन आ रहा है इसमें से तो 2 लिए कॉमन, तो हमारे पास बचा है 1 1 1, यहाँ बचा हमारे पास 1 2 1 और यहाँ हमारे पास 3 6 5। अब आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो दोनों में से कॉमन आ रहा है 6 में और 3 में से। नहीं, क्या बताए थे हम कि पूरा कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम में से कॉमन आना चाहिए। तो देखिए जब पूरे रो और पूरे कॉलम में से कॉमन आ रहा है तभी हम कॉमन ले रहे हैं।
अदरवाइज हम कॉमन नहीं ले रहे हैं। तो ये हम लोग करते हैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए, कॉमन लेके क्वेश्चन को सिंपल कर लेते हैं। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज किया जाता है जो कि हम लोग पढ़े 5वां नंबर प्रॉपर्टी में। लास्ट प्रॉपर्टी है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, मींस क्वेश्चन के बारे में एक और पार्ट में। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं 5वां नंबर मींस 6ठे नंबर प्रॉपर्टी के ऊपर कि 6ठा नंबर प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा देखिए, हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बता के आपको डायरेक्टली हम उसका मेन कॉन्सेप्ट बता देते हैं और लिखवा देते हैं। देखिए 6ठा नंबर जो प्रॉपर्टी है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, ठीक है। 6ठा नंबर जो प्रॉपर्टी हमारे पास बोला गया वो यही बताया गया कि इफ the elements if the elements of any row or column of a determinant, ठीक है, column of a determinant be added or subtracted, be added or subtracted by the same multiple by the same मत लिखिए, इसको अदर लिखिए, अदर वैल्यू, ठीक है, by the other value, then ठीक है, other value then the value of determinant remain, ठीक है, the value of determinant will be, yeah, then the determinant value मत लिखिए, then the determinant will be separated by two term, ठीक है, two term either in addition और subtraction, ठीक है। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, ठीक है। क्या बोले हैं थ्योरी में वो समझिएगा। अगर मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट में कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट में कुछ ऐसा दिया हुआ है ए बी सी, फिर उसके बाद से a1 प्लस माइनस, प्लस में भी ले लेते माइनस में भी ले लेते, a1 प्लस माइनस x, b1 प्लस माइनस y और c1 प्लस माइनस z, और यहाँ पे a2 b2 और c2 दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए ये प्लस और माइनस में जब दे देगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हमें सॉल्व करने में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को दो पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करने टाइम। इट मींस पहला पार्ट को हम लोग लिखेंगे a b c, पहला एलिमेंट a1 b1 c1 और a2 b2 और c2, ये हो गया। दूसरा प्लस और माइनस, आइदर प्लस में आइदर माइनस में। फिर हम लिख सकते हैं इसको a b c x y z और फिर उसके बाद से a2 b2 और c2, मतलब दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट करके दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग डिस्कस किए कि इस तरह से। ऐसे देखिए बताने के लिए तो एक और प्रॉपर्टी बताया जाता है कि अगर एक डिटरमिनेंट को किसी सिमिलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, बोला क्या जाता है कि अगर एक डिटरमिनेंट को किसी सिमिलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसका कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम हो, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हमारे पास के ए के बी के सी दिया हुआ है, ए बी और सी, यहाँ एक्स वाई और जेड दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये रो वाइज भी हो सकता है, के ए के बी के सी ए बी सी एक्स वाई जेड, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। देखिए सिंपल सा चीज अभी आप लोग पढ़े हैं,
के कॉमन ले लेंगे कॉलम 1 में से तो क्या हो जाएगा ABC ABC, दोनों का दोनों रो क्या हो गया आइडेंटिकल। तो जब दोनों का दोनों रो आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी हम लोग के कॉमन ले लेते हैं तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा आइडेंटिकल। तो अब हम लोग जानते हैं कि k × 0 यानी कि क्या होगा 0 ही होगा। तो ये था इसका प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का जो टोटल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए 6 और ये डिस्कस किए 7 प्रॉपर्टी के ऊपर। तो हमारे पास ये 7 प्रॉपर्टी है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को कैसे करके किया जाता है और किस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास दिए जाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करने के साथ साथ एक अच्छे से कॉपी मेंटेन करिएगा प्रॉपर्टी का, क्योंकि आप लोग को ये प्रॉपर्टी देखिए बेसिकली ज्यादा प्रॉपर्टी का यूज नहीं पड़ता है क्वेश्चन में, ज्यादातर यूज पड़ता है इसमें रो और कॉलम का। तो रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट का ही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना वो हम आपको बताएंगे और आप लोग के सीट से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इसको।